कॉर्टिकल रिएक्शन, आप क्या बोलोगे उसको, कॉर्टिकल रिएक्शन और एग एक्टिवेशन। नाउ फिफ्थ वन इज द पर्टिकुलरली सिनगैमी, अभी मैं उनको क्या बोलूंगा, सिनगैमी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द सिनगैमी। तो नाउ वन बाय वन डिस्कस करते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली कैपेसिटेशन, व्हाट इज एग्जैक्टली बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ज़ोना पेलुसिडा, what is about the acrosomal reaction, what is about the egg activation and cortical reactions. Okay, now here about this unit, some point about this units are very important. उसमें से फर्स्ट है फर्टिलाइजेशंस, और अपन ने बहुत सारे देखे हैं, बट यहाँ पर अभी मैं एक से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट इज द कैपेसिटेशंस। नाउ अबाउट द हियर कैपेसिटेशंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कैपेसिटेशंस नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, तो नाउ अबाउट द कंडीशन ऑफ स्पर्म, इसमें आपको ध्यान में रखना है कंडीशन ऑफ स्पर्म, कंडीशन ऑफ स्पर्म so that it became hyperactivated for fertilization, यानी कि आप हमेशा ध्यान में रखना फर्टिलाइजेशंस के लिए कंडीशन ऑफ स्पर्म इज सो दैट दी हाइपर एक्टिवेटेड। ओके, ऑकर्स, और ये कहा हो रहा है तो ऑकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, देन रिक्वायर्स, इसके लिए कितना टाइम लगता है, रिक्वायर्स 5 to 6 hours, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन ये एक तरीके से क्या करता है, अरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, रीअरेंजमेंट, ओके, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज द रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि एक तरीके से रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो भी ग्लाइकोप्रोटीन से उनको रीअरेंजमेंट कराएगा, रीअरेंजमेंट कराने के बाद वहां से जो भी रिमूवल ऑफ द कोलेस्टेरॉल, ओके, जो प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन वहां एक सिंपल प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड एज द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। ओके, यानी कि कैल्शियम आयन इनसाइड आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इनफ्लक्स। ओके, देन देयर इज द undulating movement changes to the whiplash movement, ये ध्यान में रखना, यानी कि जो भी अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है, अंडुलेशन और अंडुलेटिंग मूवमेंट, वो एक तरीके से changes into the whiplash मूवमेंट। ऑब्वियसली आप लोग जानते हो whiplash मूवमेंट। नाउ अबाउट दी, ये हो गया एक तरीके से पर्टिकुलरली कैपेसिटेशंस। नाउ अबाउट दी आल्सो सम पॉइंट हियर, एक तरीके से यहाँ कीमो अट्रैक्शंस भी होता है, एग रिलीज, फर्टिलाइजेशंस, ग्लाइकोप्रोटीन, देन स्पर्म रिलीजिंग, दैट इज कॉल्ड एज द एंटी फर्टिलाइजिन। ओके, और एक तरीके से जैसे जो स्पर्म के ऊपर होते हैं वो एंटी फर्टिलाइजिन होते हैं, और जो ओवम के ऊपर होते हैं वो फर्टिलाइजिन होते हैं, वो दोनों केमिकल रिसेप्टर एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो देर इज दी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दी, और ये एक तरीके से सम स्पीशीज में ये स्पेसिफिक है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द एग्लूटिनेशन, जो उसको एग्लूटिनेशन कहा जाता है, इधर से मेल गमीट आएगा, इधर से फीमेल गमीट आएगा, और दे बाइंड्स टुगेदर। ओके, किसके वजह से, दैट इज कॉल्ड एज द कीमो अट्रैक्शंस। तो केमिकल है वहां एंटी फर्टिलाइजिन प्रेजेंट ओवर द स्पर्म एंड फर्टिलाइजिन प्रेजेंट ओवर द ओवम। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एज द कैपेसिटेशन। नाउ डिस्कस अबाउट द सेकंड स्टेज। About the second step in the fertilization, that is called as the binding of sperm, binding of sperm to zona pellucida, zona pellucida. Okay, now about the secreted, zona pellucida को secreted कौन करता है, secreted by secondary oocyte, you know the about the secondary oocyte secreted करता है. Okay, zona pellucida have the
स्पर्म रिसेप्टर हैव दी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्म रिसेप्टर किसके पास होता है, तो ज़ोना पेलुसिडा के पास होता है। ओके, नाउ अबाउट दी, समझ लो कि ये ओवम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है ये, तो ऑब्वियसली जो स्पर्म है यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक तरीके से स्पर्म रिसेप्टर है, और ये जब आएगा तो इसके साथ सोडियम इनफ्लक्स होगा, इनसाइड जाएगा। ओके, नाउ अबाउट दी, एक स्पर्म, एक तरीके से जो भी एग स्पर्म बाइंड सोडियम आयन इनफ्लक्स ऑकर एंड एग मेम्ब्रेन, एक तरीके से क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी, ठीक है, मींस पर्टिकुलरली इनसाइड जब सोडियम आयन आ रहा तो कंडीशन कॉल्ड एज द डीपोलराइज, आउटर साइड पे जब पोटेशियम आयन जा रहा है, यानी कि आउटर साइड पे कोई मटेरियल जा रहा है, तो मैं उसको रिपोलराइजेशन बोलूंगा। क्लियर है? तो नाउ अबाउट दी, जब एग के साथ स्पर्म बाइंड sodium ion, that is the influx occur there, depolarization called as the depolarization and depolarization. okay, तभी ज़ोना पेलुसिडा की जो परमिएबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि परमिएबिलिटी वो चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर एक तरीके से फास्ट, दैट इज कॉल्ड एज द फास्ट ब्लॉक मूवमेंट होती है, और फास्ट ब्लॉक प्रोसेस होती है। ये किसके वजह से होती है, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ओके, इनसाइड आ रहा है, और ये एक तरीके से क्या है, ये क्यों होता है, टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी, यानी कि एक से ज्यादा स्पर्म आए नहीं यहां पर। ओके, देन, और ये एक तरीके से फास्ट प्रोसेस है, रैपिड है एंड शॉर्ट है। ओके, ड्यूरेशन इसका होता है, दैट्स मीन्स एकदम टेम्पररी, ज्यादा जल्दी, यानी कि एक तरीके से फास्ट होके चले जाता है। ओके, तो नाउ अबाउट द पर्टिकुलरली, this is called as the second process of the particularly fertilizations, binding of sperm to zona pellucida. Now about the third step of the fertilization called as the acrosome reaction, here very important point of view, particularly acrosome reactions, और particularly there is the modified lysosome, यानी कि यहाँ पर क्या, that is the एक तरीके से modified lysosome secreted, formed by Golgi bodies. Now about the, अभी इसके पास एक्रोसोम के पास क्या होता है, पर्टिकुलरली कंटेन एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके पास क्या प्रेजेंट है, कंटेन एंजाइम। नाउ अबाउट द हियर कंटेन एंजाइम्स, तो व्हाट अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस, यानी कि उसके पास एंजाइम कौन सा होता है, तो लाइसिन। ओके, तो आपको याद रखना होगा एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द स्पर्म लाइसिन। नाउ अबाउट द, ये एक तरीके से किस तरीके का होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द जोना लाइसिन। ओके, जोना, दैट इज कॉल्ड एज द जोना, इसको आप जोना लाइसिन कह सकते हो या एक्रोसिन कह सकते हो। ओके, क्योंकि ये डाइजेस्ट करता है जोना पेलुसिडा को। देन उसके पास एक और होता है, दैट इज द हाई, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइलोरोनाइडेज एंजाइम होता है। ओके, ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, जब वो बाइंड होते रहता है तो किसके साथ, ओवम के साथ। नाउ फिर होता है कोरोना रेडिएटिंग, कोरोना that is the penetrating enzyme, corona penetrating enzyme, okay, that is called as the CPE, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, CPE, ये डिसॉल्व करता है कोरोना रेडिएटा को। ओके, तो नाउ अबाउट दी, क्योंकि एक तरीके से ये जो हैलोरोनाइडेज है एंजाइम है, वो एक तरीके से हैलोरोनिक एसिड होता है, एक मटेरियल होता है जिसको वो एंजाइम ब्रेक करता है। नाउ आप समझ सकते हो कि समझो ये एक तरीके से इट इज द अपर लेयर, दिस इज द अपर लेयर ऑफ द ओवम, ठीक है, अपर लेवल ऑफ दी, ये किसकी है, ओवम की है, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ओसाइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेवरल स्पर्म आएंगे। ओके, यहाँ पर भी सेवरल स्पर्म आएंगे, यहाँ पर भी सेवरल स्पर्म आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर सेवरल स्पर्म आने के बाद वो एक तो वर्क करेगा,
ओके तो ऑब्वियसली ये क्या है आपका लेयर, दिस इज कॉल्ड एज द जोना पेलुसुडा, दैट इज जोना पेलुसुडा। क्यों कहा गया अपन ने, क्योंकि ऑब्वियसली इसने इसको ब्रेक किया विद द एंजाइम एक्रोसाइन और जोना लाइसिन। ओके देन ये जो रहेगी इसका दैट इज कॉल्ड एज दी, इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एज दी एग मेम्ब्रेन, यू नो दी एग मेम्ब्रेन। तो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज दी सेकेंडरी oocyte। तो अभी दिस इज कॉल्ड एज दी एग मेम्ब्रेन, मैं इसको लिख देता हूं कॉल्ड एज दी एग मेम्ब्रेन। तो ये इनसाइड जाएगा, ओके और इनसाइड जाएगा, कैसे जाएगा, दैट इज दी एंजाइमेटिक ड्रिल करेगा वो और इनसाइड जाएगा। और यहाँ पर कॉर्टिकल्स ग्रैन्यूल्स रहेंगे, यानी कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हियर आर प्रेजेंट टू अवॉइड दिस टू अवॉइड द सेकेंड स्पर्म एंट्री। ओके तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली, एक तरीके से यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसको डाइजेस्ट कौन करता है, हाइलोराइनिडेज एसिड, जोना लाइसिन और एक्रोजिन डाइजेस्ट किसको करता है, जोना पेलुसुडा को। और फिर यहाँ से जो भी स्पर्म आएगा वो एक यहाँ आते आते इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये वाला स्पर्म, ठीक है। और एंट्री होने के बाद देयर इज द पर्टिकुलरली वहां पर प्रोसेस होना चालू हो जाएंगे। आफ्टर दी बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एग मेम्ब्रेन, यानी कि अभी बाइंडिंग हो गया स्पर्म, यानी कि जो आपकी फोर्थ प्रोसेस है जिसको अपन ने क्या कहा था, फोर्थ प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज दी बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एग मेम्ब्रेन, और मैं इसको ही क्या बोल सकता हूं, oocyte। ऑब्वियसली वो उसके साथ बाइंड हो गया। नाउ डिस्कस अबाउट द फिफ्थ स्टेप, अबाउट द एग एक्टिवेशंस। अपन ने इससे पहले बात किया है, ओके देयर इज द स्पर्म, पर्टिकुलरली वहां रिलीज हो जाएगा फर्टिलाइजिन, ओके फैक्टर दैट इज द प्रोटीनियस फैक्टर्स। सेकेंडरी oocyte इज स्टिमुलेटेड टू कंप्लीट मियोसिस 2, यानी कि एक तरीके से सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, स्टिमुलेटेड हो जाएगा एग एक्टिवेशन में ऑफ कंप्लीट मियोसिस 2, and sperm entry into the ovum stimulate the production which complete meiosis 2। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है वहाँ ब्रेक हो जाएगा, और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ दैट इज द टर्न ऑन। ओके तो देर इज द टू फैक्टर्स वहाँ रिलीज हो जाएंगे और वो वर्क करेंगे। कॉर्टिकल रिएक्शंस होंगी, एक तरीके से देर इज द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, क्योंकि वो अवॉइड करेंगे एक तरीके से पॉलीस्पर्मी, ज्यादा से ज्यादा स्पर्म आके वहां बाइंड ना हो जाए। देन सिनगैमी क्या होता है, दिस इज द फिफ्थ वन प्रोसेस। एक तरीके से स्पर्म न्यूक्लियस एंड ओवम न्यूक्लियस स्वेल एंड देयर क्रोमैटिन डीकंडेंसिंग, एंड दैट्स मींस दे आर द प्रोन्यूक्लियाई फॉर्मेशंस वहां होंगे। ओके अभी एक तरीके से व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, वन इज सेक्स डिटर्मिनेशंस, second it is the restoration of the diploid characters, okay, or a diploid chromosome number. Now about the also fertilizing introduce these centrioles which are missing in the ovum, obviously ovum में missing हुए तो उसको introduce करेंगे। then fertilize it combines the character of two parents, कंबाइन कैरेक्टर, यानी कि पेरेंटल जो भी कैरेक्टर्स रहेंगे और उसमें क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, चेंज आएंगे। ओके तो दिस इज अबाउट द सिग्निफिकेंस। तो अभी तो इसमें अपन ने बात किया ही है पूरा, इट इज द फर्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टेप है, लेकिन यहाँ अपन ने फर्टिलाइजेशंस कैसे होते हैं, कैसी प्रोसेस होती है, देन वहां पर उसके सिग्निफिकेंस, इसके बारे में बात की। ओके तो नाउ दिस इज ऑल द थिंग्स अबाउट द फर्टिलाइजेशन। अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, here are very important about the embryonic development. Here are the एक तरीके से there is the formation of the cleavage. Okay अभी ऑलरेडी अपन ने बात की है कि पर्टिकुलरली यहाँ पर there is the third, यानी कि एक तरीके से क्लेवेज होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप जो होती है क्लेवेज की, क्लेवेज जो है फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लेवेज, ये जो स्टेज है that is the very important here, first stage of cleavage, first step of cleavage is rapid, थोड़ा ये रैपिड होती है, ओके क्योंकि वहां पर सेल का डिविजन्स होता है। ओके क्लीवेज मीन्स है क्या, तो वो आप देख लीजिए पहले, व्हाट इज द क्लीवेज, इट इज द जायगोट बनने के बाद, ओके डिवीजन ऑफ द जायगोट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिवीजन ऑफ द जायगोट, किसका डिवीजन है, तो जायगोट का डिवीजन है। द डिवीजन ऑफ द जायगोट
to form morula, okay. Morula, it is the 16 cell stage. एक मलबरी एक तरीके से बेरी जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, ओके. मैमेलियन क्लेवेज स्टेप इज स्लो है, ओके. मैमेलियन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैमेलियन क्लेवेज स्टेप इज स्लो, ओके. क्या है, एक तरीके से इज स्लो एंड असिंक्रोनस, ओके. यानी कि पहला एक सेल है तो देन 2 के बाद 4 के बाद 6, देन यहां पर उसका देन 8 के बाद 16 एंड 32 सेल्स तक, ऐसा यानी कि डेवलपमेंट होता है. दैट इज द क्लेवेज, ओके. नाउ अबाउट द, ये जो क्लेवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है, ओके. ऑल्सो देयर इज द 2 इक्वल प्लेन में होता है, यानी कि समझ लो यहां पर किस तरीके से होता है वो देख लीजिए पहले. एक तरीके से वो है होलोब्लास्टिक क्लेवेज, ओके. होलोब्लास्टिक क्लेवेज है और यहां पर यानी कि वहां एक इक्वेटोरियल, समझ लो ये सेल है तो उनके बीच में एक यहां पर प्लेन बनता है और उसको 2 साइज में डिवाइड कर लेता है, ओके. तो पर्टिकुलरली दिस इज द मेरिडाइनल प्लेन, दिस इज कॉल्ड एज द मेरिडाइनल प्लेन, this is called as the equatorial plane, ओके. और ये दोनों साइड से इक्वल, तो ऑब्वियसली ये एक जो पहला आपका बनता है मैं उसको क्या बोलूंगा, इक्वेटोरियल प्लेन, ओके. तो एक जाइगोट, ओके, दिस इज कॉल्ड एज दी पर्टिकुलरली, यानी कि अभी ये 2 सेल बनेंगे तो ये वाला एक सेल बना और ये जो एक सेल बना दिस इज कॉल्ड एज दी, वन इज कॉल्ड एज दी जाइगोट वाला, ओके. दिस इज कॉल्ड एज दी, ये जो रहेगा आपका कॉल्ड एज दी जाइगोट, ओके. तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज दी जाइगोट, और पहले तो जाइगोट रहेगा, देन आई कॉल्ड एज दी ब्लास्टोमियर, हियर कॉल्ड एज दी ब्लास्टोमियर. नाउ ऑल्सो रोटेशनल क्लेवेज भी होता है. जो फर्स्ट क्लेवेज होता है ये थोड़ा वर्टिकल होता है, दैट इज द वर्टिकल, एंड इट टेक्स प्लेस अलोंग विद द एनिमल पोल, यानी कि एनिमल पोल के अलोंग होता है, ओके. नाउ सेकेंड क्लेवेज जो होता है वो भी वर्टिकल बट राइट एंगल्स टू फर्स्ट वन, यानी कि राइट एंगल, यानी कि आपने आपके इसमें बहुत सारे 2 सेल स्टेज दी है, 4 सेल स्टेज दी है, ओके. एंड देन थर्ड क्लेवेज इज हॉरिजॉन्टल, लैटिट्यूडनल, हॉरिजॉन्टल एक तरीके से और एक तरीके से लॉटिट्यूडनल, ओके. ये एक हॉरिजॉन्टल ऐसे आएगा, ओके. देन डिवीजन एंड राइट एंगल्स टू दी फर्स्ट 2 क्लेवेज, यानी कि जो भी फर्स्ट 2 क्लेवेज रहेंगी उसके राइट एंगल में आएगा, ओके. तो नाउ क्लेवेज एक तरीके से क्या है, पर्टिकुलरली क्लेवेज इज indeterminate as a such blastomer form retain the capacity to develop into the embryo, यानी कि एक तरीके से वहां पर कैपेसिटी है उसके अंदर की डेवलप करने की, एम्ब्रियो मेक इज ऑल्सो आइडेंटिकल ट्विन पॉसिबल है वहां पर, ओके. दैट इज कॉल्ड एज द आइडेंटिकल ट्विन्स आर बन सकते हैं. तो दिस इज अबाउट पर्टिकुलरली सम पॉइंट्स अबाउट द क्लेवेज, बट यहाँ पर आपके इसमें दिया गया है, मैं स्टेजेस ऑफ क्लेवेज दी गई है, मैं वो आपको बताता हूँ, ओके. नाउ अभी आफ्टर दी एक तरीके से पहले इसमें आपके इसमें 2 सेल स्टेज दी गई है, यहाँ पर एक सेल है, ओके. एंड नाउ दिस इज ऑल्सो 1 सेल, तो ऑब्वियसली इन दिस इज, ओके. तो ऑब्वियसली ये तो आपका ऑलरेडी मैंने कहा क्या है, ब्लास्टोमियर, यानी कि यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टोमियर. और यहाँ पर जो इसके ऊपर में जो लेयर रहेगी वो लेयर कौन सी रहेगी, जोना पेलुसिडा, ओके. दिस इज कॉल्ड एज दी जोना पेलुसिडा, ओके. तो ऑब्वियसली ये इसमें डिवीजन होना पॉसिबल है. तो अभी ये 2 सेल स्टेज का क्या हो जाएगा, 4 सेल स्टेज में डिवीजन हो जाएगा, 4 का 16 में हो जाएगा और 16 का एक तरीके से 32, दैट इज कॉल्ड एज दी ब्लास्टोसिस्ट में. और ये ब्लास्टोसिस्ट कहां पर इम्प्लांट होगा, पर्टिकुलरली इनटू दी इम्प्लांटेशन इनटू द एंडोमेट्रियम लेयर, ओके. तो इनर उसमें भी एक तरीके से सेल का फॉर्मेशन होता है. नाउ अबाउट दी, यानी कि वहां एक तरीके से यूटेराइन मिल्क वगैरह होता है, मलबरी जो एंडोमेट्रियम होती है, क्लियर है वहां पर. तो अभी अपन इम्प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे.
नाउ अबाउट दी यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कहा था कि दिस इज द 2 सेल स्टेज, दिस इज द 4 सेल स्टेज इन द क्लेवेज, दिस इज द 16 सेल स्टेज। ओके, ये 16 सेल जो स्टेज है जिसको अपन क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। ओके, स्टेज। ओके, ये 4 सेल स्टेज है। ओके, और ये एक तरीके से 32 सेल स्टेज है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ऑब्वियसली अभी ये क्या फॉर्म करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करेंगे। यानी कि एक प्रोसेस ऐसी है कि क्लेवेज इज ए प्रोसेस ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन of zygote to form hollow spherical multicellular developmental stage called as the blastula। ओके, और एक तरीके से जब स्टेजेस ऑफ क्लेवेज होने के बाद एक फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिस्ट का, और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होने के बाद ये अभी इम्प्लांट होगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली क्लेवेज। इससे पहले कुछ अपना छोटा था तो इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। ओके, तो दिस इज अबाउट द क्लेवेज। अबाउट द ब्लास्टोसिस्ट। ओके, अभी अपन बात करेंगे किसकी, तो ब्लास्टोसिस्ट की। और ब्लास्टोसिस्ट की एक तरीके से दिस इज द वर्टिकल सेक्शन है। ओके, तो नाउ अबाउट द पर्टिकुलरली दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, और यहां पर क्या है पर्टिकुलरली, दिस इज द फंक्शंस ऑफ दिस, this is the particularly it is the subcell। okay, this is the called as the subcell। okay, now this is also called as the subcell। okay, अभी देखिए यहाँ पर एक तो फॉर्मेशंस। ओके, यहाँ पर एक ग्रुप जो एक तरीके से ग्रुप बनता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है जिसको इनर मास कहा जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द इनर मास। ओके, अभी यहां पर एक तरीके से ये जो बना है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ओके, दिस कैविटी कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिल कैविटी। ओके, नाउ अबाउट द पर्टिकुलरली दिस इज द आईसीएम। ओके, इनर IMC और दैट इज कॉल्ड एज द इनर, इसको क्या बोलेंगे अपन, इनर मास सेल। ओके, और यहां पर आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक तरीके से जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रोफोब्लास्ट सेल, जिसको मैं क्या कहूंगा, ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंड दिस ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इनटू द डीपली एंडोमेट्रियम। ओके, और यहां से ये अभी कितना है 32 सेल स्टेज। इससे पहले 16 सेल स्टेज थी मोरूला। मोरूला के बाद क्या बन रहा है, तो दैट इज द ब्लास्टोला और ब्लास्टोसिस्ट। यहां से रप्चर हो जाएंगे, ब्लास्टोला बनेगा, वहां से एक तरीके से हैचिंग हो जाएंगे ब्लास्टोसिस्ट और वो बाहर निकलेंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली, यानी कि ट्रोपोब्लास्ट है यहाँ पर, यानी कि ट्रोपोब्लास्ट का भी फॉर्मेशन हो गया। इनर सेल मास दैट इज द इनर मास सेल। ओके, और पर्टिकुलरली ब्लास्टोसिल कैविटी, यहाँ पर आप ध्यान में रखना जो झाइगोट होता है वहाँ लो डीएनए होता है, बट मोरूला जब बनता है उसके पास मोर डीएनए होता है। ओके, तो दिस इज द पर्टिकुलरली अबाउट द ब्लास्टोसिस्ट। अबाउट द इम्प्लांटेशंस, हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द इम्प्लांटेशन। Implantations, that means particularly blastocyst, this is called as the blastocyst gets embedded into uterine एंडोमेट्रियम, यानी कि कहां पर, तो एंडोमेट्रियम में। कहा, यूटेराइन एंडोमेट्रियम में एक तरीके से क्या हो रही है, एम्बेडेड हो रही है नाउ। और ये कब होता है, 6 to 70th डे पे होती है, ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, ये भी ध्यान में रखिएगा, 6 to 7 days पे होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। नाउ अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि
एक तरीके से एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक कंडीशंस आती है और वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड एज दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओके। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब यही होता है कि यानी कि यूटेरस के अलावा कहीं पर, यूटेरस के अलावा कहीं पर, मैं यहां सिर्फ आपको बोल रहा हूं, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन इन विच इम्प्लांटेशन ऑकर एट द अदर साइड, यानी कि इम्प्लांटेशंस ऑकर अदर साइट implantation occurs at a site other than uterus, ओके। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, एक्टोपिक, यानी कि कभी फैलोपियन ट्यूब में ही एक तरीके से हो गया, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांट वही हो गया, तो ऑब्वियसली एक तरीके से वो फूल जाएगा और इसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और एक तरीके से जो फीमेल होंगी उसको खतरा होगा, ओके। तो दिस इज पर्टिकुलरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि इम्प्लांटेशन होना कहाँ चाहिए, तो यूटेरस में ही होना चाहिए, ओके। नाउ अबाउट दी एक और टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड एज द डेसिडुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द डेसिडुआ। ये जो है डेसिडुआ टर्म यूज फॉर एंडोमेट्रियम आफ्टर द इम्प्लांटेशन, यानी कि मैं कब बोल रहा हूँ, डेसिडुआ टर्म यूज फॉर एंडोमेट्रियम आफ्टर द इम्प्लांटेशन, तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ओके। ऑल्सो डेसिडुआ एक तरीके से थिन लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ओके। यहाँ पर इसके भी 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है डेसिडुआ बेसालिस होता है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस होता है एंड डेसिडुआ पराइटलिस होता है। तो ऑब्वियसली द टर्म यूज फॉर एंडोमेट्रियम आफ्टर द इम्प्लांटेशन, ओके। तो दिस इज अबाउट द इम्प्लांटेशन एंड डेसिडुआ। आफ्टर द ब्लास्टोसिस्ट और पर्टिकुलरली ब्लास्टुलेशंस के बाद एक स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रुलेशन, यानी कि ब्लास्टुलेशंस के बाद एक स्टेज होती है कॉल्ड एज द गैस्ट्रुलेशंस। नाउ अबाउट द व्हाट इज एग्जैक्टली गैस्ट्रुलेशंस, इट इज द followed by the blastulation, that is called as the gastrulations. Now इसमें गैस्ट्रुलेशन के पास इन्वॉल्व स्टेप होता है, दैट मीन्स फर्स्ट जो स्टेप होती है उसके पास called as the formation of endoderm, okay। formation of जो first layer है that is called as the formation of endoderm, okay। जो भी ऑर्गन बनेंगे तो कुछ ऑर्गन एंडोडर्म में बनेंगे। सेकेंड इट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी होगा फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि एम्ब्रियोनिक एक डिस्क बनेगी उसके अंदर जब फॉर्मेशन होगा, यानी कि आफ्टर द ब्लास्टुलेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क बनेगी। देन थर्ड जो है एक तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी बनेगी, फॉर्मेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ amniotic, that is the amniotic cavity, and this amniotic cavity filled with the amniotic fluid, okay। now उसके बाद क्या बनेगा, formation of ectoderm, okay, this is called as the formation of ectoderm. Now fifth one, it is very important also, formation of extra embryonic coelom, formation of extra embryonic coelom। तो ऑब्वियसली coelom इसका मतलब वहां पर कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी बन रही है, ओके। नाउ सिक्स वन इज द कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एंड amnion, this is the layer of the embryonic development, formation of amnion, this is the amnion, and
कोरियन, फॉर्मेशन ऑफ एमनियन एंड कोरियन। अभी आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो कि यहाँ पर जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, मैं आउटर साइड से कुछ बना रहा हूँ लेयर्स, ठीक है, दिस इज दी पर्टिकुलरली आउटर साइड से कुछ लेयर बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ फॉर्मेशंस बना रहा हूँ, दिस इज दी फॉर्मेशंस, ओके। तो अभी इसके अंदर एक सेल स्टेज बनती है, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल्स, ओके, एक छोटी सी सेल स्टेज होती है जिसके अंदर आपको एम्नियन मिलेगा, ठीक है। एक तरीके से जब, क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर सिर्फ एक तरीके से सब मैमल्स में फाउंड होती है, क्योंकि वो एक तरीके से डिहाइड्रेशन से बचाता है, जो भी सेल है उसको डिहाइड्रेशन से बचाता है। यहाँ पर अल्सो एक सेल बनाते हैं अपन, और इसके बाजू में अल्सो वन इज दिस सेल, this is the cell, this is also 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 cell, this is ओके। तो यहाँ पर एक तरीके से सेल का फॉर्मेशंस होता है। अभी आपको एक एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं। हियर नाउ अभी यहां पर जो इनर साइड में जो फॉर्मेशंस होती है, और यहां पर समथिंग टू फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहां पर समथिंग टू फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दिस लेयर इट इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म। एंडोडर्म इट इज द जर्माइनल लेयर, ओके। आउटर साइड पे जो लेयर प्रेजेंट होती है, दिस लेयर कॉल्ड एज द कोरियन, ओके, दिस इज लेयर कॉल्ड एज द कोरियन। देन उसके बाद जो मिडल वाली होती है दैट इज कॉल्ड एज द मिडल वाली होती है दैट इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली एंडोडर्म। मिडल वाली होती है मेसोडर्म। देन यहां पर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द एमनियोटिक, दैट इज कॉल्ड एज द एमनियोटिक फ्लूइड आर हियर प्रेजेंट, और उसके ऊपर में जो लेयर रहेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, एमनियन, ओके। और ये जो होता है दिस इज द कैविटी, और आप इसको क्या बोलोगे, सिलोम। यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, आफ्टर द इम्प्लांटेशन जब हो रहा है, तो जो एंडोडर्म बनेगा, मेसोडर्म बनेगा और एक्टोडर्म बनेगा, तो वो उस तरीके से वहां पर ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एपिडर्मिस एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ओके, ये आपका हार्ट है, इट इज द मेसोडर्मल इन ओरिजिन, या पर्टिकुलरली योर एंटायर digestive tract is the endodermal in origin, but your mouth and anus it is the ectodermal in origin। तो जो this is the layer, क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर यहाँ कौन सी फॉर्म हो रही है, एमनियन। आपको वो ध्यान में रखना है कौन सी फॉर्म हो रही है, एमनियन। एंड एमनियन कंसिस्ट ऑफ द एमनियोटिक कैविटी, एंड एमनियोटिक कैविटी फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि वो बेबी को डिहाइड्रेशन से बचाएगा। बट दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट इन द एम्फीबियन, ओके, वो एम्फीबियन में क्या होती है, अब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर में एग्स देते हैं, तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन से उनके जो भी एग्स है या बेबी है वो बच जाएगा। बट ह्यूमंस बीइंग्स में वो डिहाइड्रेशन से बेबी को बचाना है, तो वहां एमनियोटिक फ्लूइड होना वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ कुछ चेंजेस होके सब कुछ फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ द एंडोडर्म, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क, एक डिस्क बनती है, एमनियोटिक कैविटी, एक्टोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम का फॉर्मेशन, देन एमनियन एंड कोरियन, योक सैक का आल्सो फॉर्मेशंस आर देयर प्रेजेंट, ओके। ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एज द योक सैक। योक सैक है, एलांटॉइस है, यानी कि इनका फॉर्मेशंस ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही होता है। और मेरे लिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसके बाद ही जो जर्माइनल लेयर है वो इंडिपेंडेंटली कुछ ऑर्गन को यानी कि प्रोड्यूस करेंगे, या कुछ ऑर्गन वहां से बनेंगे, ओके। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली दिस इज द गैस्ट्रुलेशंस। आल्सो टॉक अबाउट द फेट ऑफ जर्माइनल लेयर्स। और अपने गैस्ट्रुलेशंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। गैस्ट्रुला इट इज द मोस्ट डायनामिक प्रोसेस इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ओके। गैस्ट्रुला it is the most dynamic process in the embryonic development। most ये आप ध्यान में रखना कि most
important phase, most important phase in the embryonic डेवलपमेंट, यानी कि एक तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है. ओके, नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायनामिक प्रोसेस in which ब्लास्टोमियर, देखो अपन ने ब्लास्टोमियर के बारे में बात किया था. ब्लास्टोमियर मूव टू ऑर्गेनाइज इनटू germ layer. Okay, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस. नाउ आफ्टर दी ये प्रोसेस के बाद एक तरीके से फेट ऑफ जर्म्स लेयर, और मैं यानी कि वहां पर जर्म लेयर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा और ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा. तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द ऑर्गेनोजेनेसिस. आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस. दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, यानी कि किसका फॉर्मेशन? तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम formation of organ and organ system from this germ layers. Now about the, अभी बात करेंगे अपन fate of germ layers. This is the very important about the particularly fate of germ layers here. फेट ऑफ जर्म लेयर्स में फर्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म. मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी? कॉल्ड एज द एक्टोडर्म. मेरे लिए एक्टोडर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है? तो जो एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ स्किन. ओके, देन एक जो रहेगा पर्टिकुलरली एक्टोडर्मल जो आपकी सिस्टम होती है दैट इज कॉल्ड एज द नर्वस सिस्टम. इट इज ऑल्सो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. देन ऑल्सो दैट इज दी जो आई है, आई ऑल्सो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है. देन रेटिना, ओके, देन कॉर्निया, ओके, दैट इज द कॉर्निया, इट इज द पार्ट ऑफ आई. एंड लेंस, इट इज द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. देन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज दी जो पीनियल ग्लैंड वगैरह होता है ब्रेन में प्रेजेंट होता है, अपन ने इसके बारे में बात किया. पीनियल हो गया, पिट्यूटरी हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया. देन एड्रिनल ग्लैंड हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द एड्रिनल ग्लैंड हो गया. ओके, तो ऑब्वियसली एक तरीके से ये जो सब है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है. नाउ अबाउट दी सेकेंड, इट इज द मेसोडर्म or a mesodermal origin. Okay, or it is called as the mesoderm. Mesoderm means dermis of skin, very important. It is called as the dermis of skin. It is the dermis, यानी कि वो EP means upon, तो outer side पे वो बनेगा. mesoderm में क्या बनेगी? dermis of skin. Then teeth also mesodermal in origin, but except enamel, it is the crown present over the teeth. Okay, then also blood vascular system, एक तरीके से आप याद रख सकते हो blood vascular system. Okay, blood vascular system के अलावा then there is the cartilage, heart, cartilage. Okay, also heart, cartilage के अलावा heart. Then bone, adrenal cortex, also mesodermal in origin. Okay, then also one more that is very important, kidney and gonads, that is testes and ovary. Okay, so that means it is the, ये कहाँ बन रहे हैं? तो सब mesoderm में बन रहे हैं. Now about the endoderm are very important. This is called as the endoderm में that is the lungs. First about the lungs, alimentary canal, but except mouth and anus. Okay, thyroid gland, this is called as the thyroid gland, also endodermal in origin, and also parathyroid gland, also it is the endoderm in origin.
Then also here liver, then pancreas gland, okay, then inner lining of urethra and bladder, inner lining of urethra and bladder, urinary bladder, okay. तो obviously एक्टोडर्म में जो बनता है वो हियर एंड मेसोडर्म में जो बनता है, ओके, एंड एंडोडर्म में जो बनता है. तो दिस इज अबाउट द ऑर्गेनोजेनेसिस एंड फेट ऑफ germ layers. Now about the pregnancy, placenta, partulation and particularly lactations. Now discuss about the first exactly what is the pregnancy or called as the, देखो pregnancy period is called as the gestation period. तो मैं वहाँ पर लिखता हूँ called as the gestation. That means you know the about the particularly called as the pregnancy period, okay. यानी कि gestation period called as the pregnancy period. This is called as the gestation period, okay. Here also pregnancy नीचे में लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. It is very important. pregnancy period called as gestation period, called as the gestation period. Pregnancy period called as the gestation period. Now also एक तरीके से ये कितने डेज का होता है, तो 9 मंथ्स का होता है, ओके. 9 मंथ्स और प्लस माइनस 7 डेज, यानी कि ज्यादा या कम हो सकता है, ओके. तो दिस इज अबाउट लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से देखा जाता है 7 डेज पहले या 7 डेज बाद में, ओके. लास्ट जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगी, देन ये नियर अबाउट 260, दैट इज कॉल्ड एज द 266 टू 280 डेज का होता है. 266 टू 280 डेज का होता है. और इसमें नियर अबाउट वीक्स आते हैं, वीक्स 36 टू 38, ओके. तो दिस इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी पीरियड. अबाउट दिस 266 टू 280 डेज का है. वीक्स इसमें कितने आते हैं, 36 टू 38. नाउ व्हाट इज द फॉर्मेशन इन द फर्स्ट वीक, ओके. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वीक फर्स्ट जो भी है दैट इज कॉल्ड एज द वीक 1 में फॉर्मेशन हो जाता है. वीक 1 में दैट इज कॉल्ड एज दी, पहले किसका होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन. जाइगोट के बाद एक तरीके से क्या बनेगा, मोरूला बनेगा. मोरूला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टुला. ऑलरेडी अपन ने इसको इम्प्लांटेशंस में और पर्टिकुलरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखा है, ओके. नाउ फिर उसके बाद जो वीक सेकेंड रहेगा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा. एक यहाँ पर ऑलरेडी आपने ये वीक्स कितना वीक्स का है, तो 36 टू 38 पूरा जो प्रेगनेंसी पीरियड है, यानी कि ऑब्वियसली बेबी जब तक बॉर्न नहीं होता तब तक का, ओके. तो नाउ वीक 2 में क्या होगा, तो इम्प्लांटेशन. मेरे लिए इम्प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फॉर्मेशन ऑफ इम्प्लांटेशन वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मेशन ऑफ इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, और यही से स्टार्ट हो जाएगा गैस्ट्रुलेशन बिगिंस, ओके. यानी कि एक तरीके से गैस्ट्रुलेशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा. देन वीक 3 वेरी इंपॉर्टेंट है आल्सो मेरे लिए. वीक 3 यहां पर प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. यहां पर वीक 3 में क्या हो जाएगा, तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा वीक 3 में, ओके. ये कहाँ हो रहा है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ओके, यूटेरस में. देन उसके बाद फॉर्मेशन स्टार्ट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. देन ऑल्सो हार्ट फॉर्मेशन. यहाँ से ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट फॉर्मेशन का स्टार्ट हो जाएगा, ओके. हार्ट फॉर्मेशन स्टार्ट. देन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से. देन ऑल्सो वीक 4. नाउ अबाउट हियर वीक 4 में क्या स्टार्ट हो सकता है, ऑब्वियसली हार्ट बीट यहाँ पर थोड़ा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज दी हार्ट बीट अपीयर, ओके. दिस इज कॉल्ड एज दी हार्ट बीट अपीयर. देन वीक 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए. वीक 5 हार्ट बीट अपीयर हो गई, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा डेवलपमेंट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. मैं चलता हूँ वीक 8 पे सीधा. वीक 8 में क्या होता है, लिम्ब बर्ड्स डेवलपमेंट चालू हो जाएंगे.
जो फोर लिम हाइंड लिम से लिम बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे, यानी कि डेवलप स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, डेवलप मेजर ऑर्गन डेवलपमेंट ऑल्सो स्टार्ट, मेजर ऑर्गन डेवलपमेंट, मेजर ऑर्गन डेवलपमेंट ऑल्सो स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यानी कि यहाँ पर मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में एक तरीके से फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। देन ऑल्सो वीक जो 12 है, ठीक है, वीक 12 है, तो ऑब्वियसली वीक 12 में एक तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर देयर फॉर्म। ओके, वीक 12 में क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर फॉर्म, यानी कि यहाँ पर एक मेरे लिए क्या बना, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली मैं ये वीक 1 से लेके वीक 12 तक मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज द, मेरे लिए ये है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, नाउ अभी बात करेंगे अपन सेकेंड ट्राइमेस्टर की। दिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेबी जो लॉन्ग हो जाता है, नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है। ओके, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नाउ डिस्कस अबाउट द सेकेंड ट्राइमेस्टर, अबाउट द वीक 20। अपन ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखा था, नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड ट्राइमेस्टर। वी वांट हियर आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस द particularly second trimester, week second trimester में week 20 it is very important, there is the haired appeared। okay, hair एक तरीके से appear होना चालू हो जाते हैं। okay, and hair को एक word use किया जाता है, that is called as the lanugo। okay, then also एक तरीके से वो कहाँ on head। okay, it is this small, ज़्यादा नहीं but small, eyebrow, then also eyebrow etc etc। okay, then body movement एक तरीके से appeared हो जाती है, यहीं पे body movement भी थोड़ा appear हो जाती है। body movement एक तरीके से क्या हो जाता है, appeared हो जाता है या start हो जाता है। okay, तो this is, और एक तरीके से वीक 20 में लीगल अबॉर्शन की एक तरीके से परमिशंस भी मिलती है, लीगल लिमिट ऑफ अबॉर्शन, जिसको एमटीपी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ओके, तो इसमें जो होता है, दिस इज दी पर्टिकुलरली कॉल्ड एज दी सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक तरीके से आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसमें जो बेबी होता है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है, नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, और ये कौन सा ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर है। ओके, ऑल्सो यहाँ लीगल परमिशंस भी मिलती है अबॉर्शंस की। तो दिस इज अबाउट दी, एक तरीके से दिस इज दी सेकेंड ट्राइमेस्टर। नाउ मैं बात कर रहा हूँ अभी थर्ड ट्राइमेस्टर की, वीक 28 थर्ड ट्राइमेस्टर, दिस इज योर सेकेंड ट्राइमेस्टर, दिस इज दी थर्ड ट्राइमेस्टर। तो अभी उसमें वीक, इसमें कितना था, वीक 20। ओके, वीक 20 के बाद वीक 28, ठीक है, वीक 20 एंड वीक 28, यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो। डिलीवर यानी कि वीक 28 में डिलीवरी एक तरीके से क्या हो जाती है, प्री मैच्योर्स हो जाती है, डिलीवरी एक तरीके से प्री मैच्योर्स हो जाती है। देन can be possible prematurely or can be possible are there, but एक तरीके से वीक 36 to 38, यानी कि कहा वीक इसमें एक तरीके से मैच्योर और एक यहाँ प्री मैच्योरली हो सकती है। ओके, देन यहाँ पर आपका पार्चुरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, पार्चुएशंस, देन ऑल्सो रैपिड मूवमेंट ऑफ रैपिड बेबी मूवमेंट। ओके, रैपिड बेबी मूवमेंट यानी कि बॉडी से वो मूवमेंट करना चालू करेगा। देन किकिंग ऑल्सो, यानी कि लात मारा, वो वाला एक 3 इडियट्स वाला किकिंग। देन ऑल्सो हियर रैपिड बेबी मूवमेंट, यानी कि जो भी है वो बॉडी से उसकी मूवमेंट होगी। देन ऑल्सो किकिंग, देन देयर इज दी ऑल्सो साउंड, यानी कि उसको साउंड भी सुनाई देगा।
नियर अबाउट दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड ट्राइमेस्टर में एक तरीके से डिलीवरी हो सके। यहाँ पर आपने क्या बोला, इट पॉसिबल, ओके, कैन बी पॉसिबल बट प्री मैच्योरली, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी होंगी, ओके, बट वीक 36 to 38 में पार्चुरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स मींस बेबी इट कैन बी डिलीवर, ओके, इन दी पर्टिकुलरली 36 and 38 वीक्स में। नाउ ऑल्सो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो कि एक तरीके से 50 to 63, ओके, 50 to 53 सेंटीमीटर बेबी एक तरीके से लॉन्ग हो जाता है। 50 अपन ने सेकेंड इसमें कितना था, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना था, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, यहाँ पर कितना हो जाता है, 50 to 53 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑल्सो नियर अबाउट 2.5 to 4.5 किलोग्राम इतना हो जाता है, ओके, नियर अबाउट 2.5 to 4.5 किलो। दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल बेबी वेट। ये एक तरीके से, ये क्या है, एक तरीके से नॉर्मल बेबी वेट, इट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल बेबी वेट। ऑल्सो लो एक तरीके से देखा जाए 2.5 से कम रहा, 2.5 से यानी कि कम रहा क्या, पर्टिकुलरली वेट, तो उसको कहा जाता है लो बर्थ वेट, दैट इज कॉल्ड एज द लो बर्थ वेट, LBW, ओके, लो बर्थ वेट कहा जाता है 2.5 से कम रहा तो। अभी दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली इन ह्यूमंस बीइंग गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 9 मंथ्स प्लस माइनस होता है 7 डेज, और उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ओके। नाउ अपन कुछ एनिमल का भी डिस्कस करते हैं, ओके। नाउ अबाउट द that is the gestation period largest or this is called as the first, some animals का डिस्कस करते हैं, this is the humans being homo sapiens का है 266 to 280 days का, 9 months plus minus 7 days। now about the longest, here are the longest gestation period जो होता है वो होता है एलिफेंट का वेरी इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है नियर अबाउट 22 मंथ्स, इट इज टू लॉन्ग, ओके, 22 मंथ्स का होता है। देन ऑल्सो ये तो हो गया एलिफेंट का। देन काउ का ऑल्सो सिमिलर टू द ह्यूमंस बीइंग, दैट इज द 9 मंथ, वो भी एक तरीके से कितने मंथ का, तो 9 मंथ का। देन ऑल्सो बफेलो जो बफेलो होता है, बफेलो का नियर अबाउट 10 मंथ का होता है, बफेलो का कितने मंथ का होता है, 10 मंथ का। तो हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड किसका है, एलिफेंट का है 22 मंथ्स का, काउ का 9 मंथ, ऑल्सो ह्यूमंस बीइंग का कितना है, 9 मंथ्स का है, प्लस माइनस होता है उसमें 7 डेज। देन बफेलो का कितना है, 10 मंथ का। तो दिस इज अबाउट दिस डिस्कस अबाउट द गेस्टेशन पीरियड इन द सम अदर एनिमल्स। नाउ अबाउट द प्लेसेंटा, हियर इज द प्लेसेंटा also called as the fetal lungs, it is called as the, इसको क्या कहा जाता है, तो fetal lungs कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, called as the fetal lungs, okay। now here it is the very important, यानी कि प्लासेंटा एक तरीके से बैरियर होता है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलरली, दिस इज द मदर पार्ट, ओके, एंड दिस इज द बेबी पार्ट, और यहाँ पर उसका डेवलपमेंट एक तरीके से बेबी का डेवलपमेंट, ओके। तो नाउ दिस इज द बेबीज का फॉर्मेशंस। तो ऑल्सो यहाँ से ये ज्वाइंट होता है थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। तो ऑब्वियसली इट इज द मदर, ये है मदर का साइड, ओके, और ये है किसका, तो फिटस, ओके, ये है फिटस का साइड, और ये किससे ज्वाइंट है, तो कॉल्ड एज द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि जो कुछ होगा इसके थ्रू, यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह होगा। नाउ अबाउट द प्लेसेंटा, इट इज द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इट इज कॉल्ड एज द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, एक तरीके से टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। व्हाट इज द मेन फंक्शंस इसका, फॉर्म बाय बोथ मैटरनल एंड फिटल टिश्यूज, यानी कि एक तरीके से ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय मैटरनल एंड
fetal formed by maternal and fetal tissue, ओके यानी कि दोनों तरफ से, मैटरनल के साइड से भी और एक तरीके से फिटल के टिश्यू, यानी कि फॉर्म बाय मैटरनल एंड फिटल टिश्यू के यानी कि दोनों की तरफ से फॉर्मेशन होता है. नाउ ऑल्सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मेन काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलरली अबाउट द प्लेसेंटा. तो आप इसमें हमेशा ध्यान में रखिएगा. पहले कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं. Placenta is established by the placenta is established by the second weeks, very important, by the 6 weeks of pregnancy. ओके तो कब, तो दैट इज कॉल्ड एज दी 6 एस्टैब्लिश कब हो जाता है प्लेसेंटा 6 वीक्स ऑफ द पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी पीरियड, यानी कि आल्सो कॉल्ड एज द गेस्टेशंस पीरियड. नाउ अबाउट दी दिस इज, यानी कि ये जो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, नाउ अपन इसके बारे में और आते हैं. ये जो फॉर्मेशन हुआ है दिस इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा बैरियर्स. मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, प्लेसेंटा बैरियर्स. ओके दिस इज कॉल्ड एज द placental barriers or a placenta barriers